वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस से जुड़ी कई खबरें एक साथ मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आपको वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में जो कुछ भी है सब कुछ ऑफिशियल है, कोई हवाबाजी नहीं है, कोई भी फेंकूबाजी नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि एनसीसी वालों को 5% के जो बोनस अंक दिए जाने वाले हैं उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है। दूसरा, पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन आपका होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे। अगली भर्ती कब आएगी इसका क्लू अपन लोगों को मिल चुका है, कब तक आने वाली है ये मैं आपको बताऊंगा। चौथी जो खबर होगी वो होगी 85+ अंक आप लोग कैसे लेके आएंगे अगली जो भर्ती होने वाली है 5000 कांस्टेबल की, उसमें। फिर अगला जो हम चर्चा करेंगे कि पीईबी ने बताया कैसे मिलता है आरक्षण। दोस्तों, पीईबी ने आरक्षण देने की पूरी प्रोसेस को बिल्कुल पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे कि आप लोग किसी भी भ्रम में ना रहें और आप अपने किस तरीके से आरक्षण आपको मिलता है वो चीज़ आप लोग समझ सकें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं एनसीसी वालों का बताऊंगा। दोस्तों, ये 20 अप्रैल 2020 का एक सर्कुलर था जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया था। इसमें इन्होंने बताया था कि इंसेंटिव्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स इन रिक्रूटमेंट टू द स्टेट पुलिस फोर्सेस, मतलब कि जो राज्य की पुलिस फोर्सेस हैं उनमें एनसीसी को इंसेंटिव देने के लिए इन्होंने बोला था। देखो, पूरा तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जो काम की बातें हैं वो बता देता हूँ। इन्होंने बोला है कि ए कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उनको 2% के मार्क्स मिलने चाहिए, बी वालों को 3% और एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिनके पास भी है उनको 5% के बोनस अंक इंसेंटिव के तौर पर दिए जाने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये इन्होंने पूरी हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने ये डायरेक्शन दी हुई थी। दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के साथ इन्होंने जो अपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस हैं, कांस्टेबल, जीडी वगैरह, उनके लिए भी जारी की थी। तो उन लोगों ने तो इसको मान लिया, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको नहीं माना है। दोस्तों, इसी संदर्भ में जो एनसीसी कैंडिडेट हमारे साथी हैं उन लोगों ने मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि एनसीसी कैडेट को राज्य पुलिस भर्ती में अतिरिक्त अंक दिए जाएं। दोस्तों, इन्होंने बोला है कि एनसीसी एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों होती हैं। इसका गठन 1948 में हुआ था और एकता और अनुशासन इसका ध्येय वाक्य है। ये इन्होंने यहाँ पर बोला है। इन्होंने बोला है कि जो आपका 19 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने एक निर्णय लिया था जिसमें इन्होंने एनसीसी एबीसी को 2, 3 और 5% देने की घोषणा की गई थी, जो कि इन्होंने, जो अभी मैंने नोटिस बताया, इन लोगों ने यहाँ पे संलग्न कर दिया था। और इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि 11 राज्य, जिनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, उड़ीसा, ये सारे राज्य हैं, यहाँ पर ऑलरेडी ये 5% का इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इनको इंसेंटिव नहीं दे रही है। और जबकि ये लोग कितनी मेहनत से ये एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट इनको दिया जाता है, कितनी कठिन इनकी परीक्षाएं होती है, कितनी कठिन इनको ट्रेनिंग होती है, इनको सैन्य और हथियार प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है और इनको बहुत ही ज़्यादा अनुशासित तरीके से इनको तैयार किया जाता है। तो एनसीसी कैडेट को बोनस अंक जरूर मिलना चाहिए दोस्तों। और इस संदर्भ में इन्होंने कमलनाथ से भी बात की थी। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी 25 अक्टूबर 2021 को जो एमपी पुलिस की जो अभी आपकी जो भर्ती चल रही है उस भर्ती से पहले भी इन्होंने यहाँ पर पत्र लिखा था, लेकिन कोई भी इसका रिप्लाई गवर्नमेंट ने नहीं दिया। दोस्तों, अभी जाके 22 फरवरी 2022 को जो मध्य प्रदेश शासन है उसके जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो भी है, उसने एक सर्कुलर जारी किया है। उसका नंबर है, ये आप देख सकते हैं, 22 फरवरी को इन्होंने एक निर्देश या फिर जो भी आप कहें वो जारी किया। उन्होंने बोला है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिया जाना, इनमें भूतपूर्व सैनिक और ये सब हैं। इसी में इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनसीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको भी 5% यहाँ पर अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर कहीं भी ये नहीं बोला है कि जो पुलिस की जो भर्ती होगी उसमें दिए जाएंगे। इन्होंने यहाँ बोला है कि राज्य शासन के अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर, कनिष्ठ मतलब होता है, आई थिंक जूनियर होता है, उन पदों पर चयन हेतु मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा के जो नियम हैं वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो पीईबी है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, कर्मचारी चयन बोर्ड, उसके द्वारा 5% अंक दिए जाएं। दोस्तों, यहाँ पर अभी भी संदेह बना हुआ है कि ये पुलिस की जो भर्ती आएगी उसमें ये देंगे या नहीं देंगे। ये नोटिस था जो मैंने आपको दिखा दिया है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि अगली जो आपकी भर्ती होगी उसके लिए पुलिस भर्ती चयन बोर्ड बनेगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि ऑलरेडी कई सारे राज्यों में पुलिस भर्ती बोर्ड है, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, ऐसा करके कुछ उसका नाम है, वो है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं है? दोस्तों, व्यापम पर पिछले 3 जो एग्ज़ाम हुए हैं उनसे धांधली के आरोप लग रहे हैं। तो कल ही इस पर फैसला लिया गया है कि
आपका इसका कर्मचारी चयन बोर्ड बनेगा और ये कर्मचारी चयन बोर्ड आपका भोपाल में श्यामला हिल्स पर होगा। इसमें आईपीएस और आईएएस अधिकारी इसके बोर्ड के मेंबर होंगे और स्पेशल डीजी रैंक के अफसर भी इसके बोर्ड के मेंबर होंगे, जो कि इसके चेयरमैन वगैरह हो सकते हैं। दोस्तों, इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च करने की बात चल रही है। यहाँ पर बोला गया है कि अभी तक जो फिजिकल टेस्ट था वो गृह विभाग कराता था और लिखित परीक्षा जो है आपका व्यापम कराता था, लेकिन अब दोनों ही लिखित परीक्षा और जो फिजिकल है दोनों ही आपका पुलिस भर्ती बोर्ड आपका कराएगा। दोस्तों, इस संदर्भ में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आपको कुछ हिंट मिलेगी। यहाँ पर आपको बोला गया है कि कुछ पुरानी इमारतें भी देखी गई हैं, ज़मीन भी देखी गई है और नए सेटअप के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। इसमें करीब 6 से 7 महीने लग सकते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट को, इस लाइन को आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। करीब 6 से 7 महीने लग सकते हैं पुलिस भर्ती बोर्ड को बनने में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बात तो पहले से ही क्लियर है कि ये आखिरी भर्ती है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की पीसीआरटी 2020। पीसीआरटी जो 2020 की जो भर्ती आप लोगों की चल रही है, ये आखिरी भर्ती है जो व्यापम कराने वाला है। इसके बाद जो अगली भर्ती होगी वो आपका कराएगा पुलिस भर्ती बोर्ड। और यहाँ पर बोला है कि ये सारी प्रोसेस होने में 6 से 7 महीने लग सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी जो भर्ती है वो 6 से 7 महीने बाद, जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि अक्टूबर नवंबर में चुनावों से पहले ये मुद्दा रहेगा और चुनावों में ये सरकारें इनको भुनाने की कोशिश ज़रूर करेंगी। दोस्तों, अब आप लोग यहाँ से, आप लोगों को एक हिंट मिल गई है, एक क्लू मिल गया है कि 6-7 महीने बाद, देखो अभी कम से कम 3-4 महीने तो इसी भर्ती को पूरा होने में लगेंगे। तब तक आपका जो भर्ती बोर्ड है उसकी प्रोसेस पूरी होगी, उसमें कौन कौन से अधिकारी होंगे, क्या क्या होगा, ये सब उसका पूरा प्रोफार्मा बनेगा। फिर इसके बाद वहाँ से नई रूल बुक बनेगी और उस रूल बुक के हिसाब से आपकी भर्तियां जारी होंगी। दोस्तों, 24 मार्च को आपका रिजल्ट आया था। इसमें काफ़ी गड़बड़ी की शिकायतें आई थी, जिसकी जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो मैप आईटी थी उसको जांच के निर्देश दिए थे, जिस पर अभी रिपोर्ट आना आप लोगों का बाकी है। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ से आइडिया लग गया कि अब 6-7 महीने, यानी कि लगभग आपका अक्टूबर के टाइम पर ही आपकी अगली भर्ती आएगी। दोस्तों, इस भर्ती की तैयारी के लिए मैंने 11 अप्रैल से मैं यूट्यूब पर लाइव क्लासेस लूँगा। 100 दिन की लाइव क्लासेस हैं जो कि रहेंगी तो ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास रहेंगी। लेकिन दोस्तों, ग्रुप डी के साथ ही उसमें आपकी एमपी पुलिस की तैयारी भी होगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसमें साइंस, मैथ और रीजनिंग सभी कुछ कवर कराने वाला हूं। दोस्तों, ग्रुप डी के जैसा ही लेवल आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम का कुछ है। दोस्तों, आपको बस सिर्फ मध्य प्रदेश एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। 80+ अंकों की तैयारी मैं आपको यहाँ से करवा दूंगा। इस बैच को अगर आप 100 दिन तक फॉलो कर लेते हैं, एमपी पुलिस के जितने भी कैंडिडेट हैं, आप में से मोस्टली लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भी भरा होगा, तो आप लोग ग्रुप डी के साथ साथ एमपी पुलिस की भी पूरी तैयारी यहाँ से कर पाएंगे दोस्तों, और अपना 100% सिलेक्शन यहाँ पे लेंगे। दोस्तों, मैं आपको साइंस एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोग देख लेना, इस थंबनेल से वीडियो डली है, उसमें मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है कि डे बाय डे हम कैसे इसको कवर करेंगे। दोस्तों, ये आपके पास, ये मैंने आपको यहाँ पर ऐसे कुछ बताया हुआ है कि डे बाय डे हम कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी पूरी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से, और कुछ भी नहीं छूटेगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, यहाँ तक कि पीएससी और रेलवे और व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर आपकी विज्ञान नहीं आएगी, क्योंकि मैं 9th और 10th की पूरी एनसीईआरटी कवर कराने वाला हूँ। साथ ही मैं मैथ रीजनिंग की क्लास भी इसमें ऐड करने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी भरपूर भरसक पूरी तरीके से हो जाए। दोस्तों, आपकी एमपी पुलिस की पूरी तैयारी की गारंटी इसी में मैं करा दूंगा। साथ में मैं आपको स्पेशल बैच भी उसके लिए लगाऊंगा, लेकिन अभी आप इस ग्रुप डी की बैच में उसकी तैयारी कीजिए। दोस्तों, आज शाम को 7 बजे से मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको जो पेपर लेके आया हूँ उसका कट ऑफ 75 से ज़्यादा नंबर था, जो कि मैंने आपको बताया था कि भोपाल का आरआरबी भोपाल का कट ऑफ 75 गया था जनरल के लिए। तो दोस्तों, उसी पेपर को हम सॉल्व करेंगे और ये आपके पास नौकरी लेने का आखिरी मौका है, क्योंकि 1,05,000 के आसपास पोस्ट हैं। और दोस्तों, 100 दिन आपके पास बचे हुए हैं। जुलाई में आपका पेपर है और 11 अप्रैल से 100 दिन, 100 क्लास, 100% सिलेक्शन आप लोग श्योर कीजिए। डेली क्लास में आइए, अपने जो भी नोट्स हैं बनाइए। बाकी नोट्स मैं आपको पीडीएफ में भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आप अपने नोट तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले पुराने पेपर हल करके उसका पैटर्न समझना ज़रूरी है, और वही हम करेंगे इस एक वीक में। दोस्तों, आज 4 अप्रैल है, आज शाम को 7 बजे आप सभी लोग क्लास में आ जाना। दोस्तों, अब अपन आते हैं कि रिजर्वेशन की प्रोसेस कैसे व्यापम ने बता दी है। दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप 3 जो भर्ती है सब इंजीनियर की, उसमें व्यापम ने इस रूल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि वो देते हैं। इसको समझने के लिए आप लोगों को विस्तार से और शांतिपूर्वक मेरी बात को समझना होगा।
दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट जो व्यापम ने बोला है कि बोर्ड सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा, जिसमें SC ST OBC EWS फीमेल और जितने भी भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग लोग होंगे सभी ओपन कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों जो आपकी एक अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसमें 2 कैटेगरी होती हैं, ओपन और फीमेल। तो दोस्तों अनरिजर्व की ओपन कैटेगरी जो होगी उसमें जो भी मेरिट के आधार पे, जैसे अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का कट ऑफ फिक्स हुआ 75 नंबर, तो दोस्तों चाहे वो कैंडिडेट्स विकलांग हो, दिव्यांग हो, महिला हो, EWS हो, भूतपूर्व सैनिक हो, कोई भी हो, वो ओपन कैटेगरी की सीट भरेगा, ना कि अपनी कैटेगरी की। उसे एज आ जनरल कैंडिडेट वहाँ पर माना जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया है कि SC ST OBC के कोई भी उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी आरक्षित श्रेणी में गणना की जाएगी और संबंधित प्रवर्ग में नहीं जोड़ा जाएगा। तो वही मैंने बोला है कि जो कैंडिडेट अगर इस तरीके से ओपन कैटेगरी जनरल में चले जाते हैं, तो जैसे मैं OBC का कैंडिडेट हूं और मेरे नंबर जनरल से ज़्यादा आ गए हैं या जनरल के बराबर आ गए हैं, तो मैं जनरल कैंडिडेट ट्रीट होऊंगा, ना कि मैं अब OBC का कैंडिडेट बचा रहूँगा। OBC वालों को अलग से सीट दी जाएंगी। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि मैं हूँ, मुझे ये आरक्षण तभी दिया जाएगा, मुझे जनरल में जैसे कि मेरे 75 नंबर हैं और मतलब 78 नंबर हैं और जनरल की कट ऑफ है 75 नंबर। इसकी एक कंडीशन है, मुझे जनरल में तभी ले जाया जाएगा जब मैं एज अ जनरल कैंडिडेट वहाँ पर हूँ। देखो इसके लिए इन्होंने एक बैरियर लगाया है। दोस्तों आप अगर जैसे कि आपने आरक्षण का लाभ लिया है और OBC से फॉर्म भरने वालों के लिए 3 साल तक आपको एज का वो दिया जाता है रिलैक्सेशन। तो अगर मैंने शुरुआत में एज रिलैक्सेशन लिया है, जैसे कि किसी भर्ती में 25 साल मैक्सिमम एज है, मेरी 26 साल उम्र हो गई, तो मैंने वहाँ पे OBC का रिलैक्सेशन ले लिया है, तो दोस्तों अब मैं भले 100 में से 100 नंबर लाऊंगा तो भी मैं जनरल कैटेगरी में नहीं जा पाऊंगा, मैं OBC में ही रहूँगा, क्योंकि मैंने आरक्षण का लाभ ले लिया है। दोस्तों कैटेगरी के लोग अनरिजर्व की जनरल सीट में, ओपन सीट में तभी जा पाएंगे जब वो अपनी आयु के आधार पर छूट प्राप्त नहीं की होगी। उन्होंने छूट प्राप्त कर लेना, उनको आरक्षण प्राप्त हो जाना पहले से ही हो जाता है। दोस्तों इसके बाद अगला यहाँ पर बोला गया है कि आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची यानी ओपन सूची जारी करने के पश्चात SC ST और ये सारे इनकी पृथक सूची बनाई जाएगी, इनमें हॉरिजॉन्टल वालों के भी नाम होंगे। दोस्तों ओपन कैटेगरी की सूची बन गई, अब आपकी पृथक सूची बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ये SC की एक सूची है जिसमें SC में ओपन है और फीमेल है। दोस्तों यहाँ पर कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण की बात चल रही है, कंपार्टमेंट वाइज। तो दोस्तों कंपार्टमेंट वाइज में यहाँ पे फीमेल का एक अलग से 33% कंपार्टमेंट बना दिया जाएगा। भले ही फीमेल ये जैसे SC की ओपन का, यानी कि जो आप जनरली मेल बोलते हो, तो SC की ओपन का कट ऑफ अगर 70 गया, तो दोस्तों ये जो फीमेल हैं अगर ये 70 नंबर लाती हैं तो ये SC में ओपन को क्वालिफाई करेंगी, ये अपने कंपार्टमेंट में नहीं मानी जाएंगी, ये अपने कंपार्टमेंट में नहीं गिनी जाएंगी, इनको अलग से 33% दिया जाएगा। ये आपका कंपार्टमेंट वाइज होता है। दोस्तों अगर यहीं पे अगर ओवरऑल लिख दिया जाता, तो दोस्तों ये जो फीमेल यहाँ से यहाँ पे पहुँची हैं, मतलब अपनी फीमेल के जो कंपार्टमेंट से यहाँ पर ओपन कैटेगरी में, मतलब SC की ही ओपन कैटेगरी में ये लोग क्वालिफाई कर ली हैं, तो यहाँ से मान के चलो 20% लड़कियां जो हैं वो ओपन के कट ऑफ को पार कर गई, तो अब यहाँ पर कंपार्टमेंट में इनको 13% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसे ओवरऑल रिजर्वेशन बोलते हैं। दोस्तों आई थिंक आपको ओवरऑल और कंपार्टमेंट समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ कि SC की ओपन कैटेगरी है और ये फीमेल कैटेगरी है। ये मैं कंपार्टमेंट वाइज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर ओवरऑल के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों अगर कंपार्टमेंट वाइज की बात होगी तो यहाँ पर इस कंपार्टमेंट को 33% तो फिक्स किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ओपन का कट ऑफ बनेगा। अगर ओपन का 70 कट ऑफ है और कितनी भी फीमेल इस कट ऑफ को पार कर गई हैं वो इस कैटेगरी में नहीं काउंट की जाएंगी, वो इस कैटेगरी में काउंट की जाएंगी। ये होता है कंपार्टमेंट वाइज, जिसमें आपको 33% से ज़्यादा का ही, मतलब 33% कंपार्टमेंट का आरक्षण तो मिलता ही है, साथ में आप यहाँ पर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आपको ओवरऑल बोल दिया तो जितनी भी फीमेल ये ओपन के कट ऑफ को क्वालिफाई करती हैं, जैसे कि मान के चलो 100 लोग हैं SC कैटेगरी में जिनको लेना है, 33% रिजर्वेशन है, यानी कि 67 सीटें ओपन हैं और 33 सीटें आपकी क्या है, महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। दोस्तों ये 67 सीटें हैं, इस पर मेल फीमेल SC के दोनों आ सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें इन 67 सीटों में 20 महिलाएं आ गई और आपके 47 आपके क्या आ गए, मेल आ गए, 20 महिलाएं और 47 मेल आपके यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पर इनको ये 33 सीटें मिलनी चाहिए थी। ये अब 20 तो, क्योंकि ये ओवरऑल काउंट करेंगे, 20 तो यहाँ पर मिल चुकी हैं। ये 20 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल आरक्षण जिसे अपन बोलते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये इतनी सक्षम है कि ये इतने मार्क्स ला सकती
सकती हैं। तो अब केवल जो 13 महिलाएं जो सक्षम नहीं हैं उनको आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। ये ओवरऑल आरक्षण होता है। और यहाँ पर बोला है कि अगर आपके समान अंक हैं तो आपसी सहवरिष्ठता, यानी कि एक लड़का 28 साल का है और एक लड़का 32 साल का है, तो 28 साल वाले के भी 70 हैं, 32 वाले के भी 70 हैं, तो 32 वाले को लिया जाएगा, ना कि 28 वाले को। तो ये देखो कितने अच्छे से यहाँ पर रूल एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। यही रूल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, यहाँ पर मैंने आपको आरक्षण समझाया था। वो थे सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 18 दिसंबर 2020 का, जिसको लागू कर लिया गया है एमपी में भी, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट पर स्पेशल फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जानकारी आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आज शाम 7 बजे से, तो सभी लोगों को क्लासेस में ज़रूर आना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में 2 ग्रुप हैं, एक चैनल का पेज है जिसका नाम है एग्जामिन सुरेश मालविया सर, जिसमें सिर्फ मेरे मैसेज जाते हैं। अगर आप दूसरों के मैसेज से डिस्टर्ब होते हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन करना, दोनों ही ग्रुप को ज्वाइन करना है। और अगर आपको बातचीत भी करना है अपने सहपाठियों से तो एक और ग्रुप है जिसका नाम है सुरेश मालविया सर एग्जामिन चैट ग्रुप, तो आपको दोनों ही ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं और आपको बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और तैयारी स्टार्ट कर देनी है दोस्तों। आखिरी मौका है आप लोगों के पास ये नौकरी लेने का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 7 बजे। वंदे मातरम।